वेलकम एवरीवन, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन सीरीज लेके चल रहे हैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बायोलॉजी के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, इस सीरीज के अंदर हम लोग सिंपल बेसिक क्वेश्चन से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को लेके चलेंगे। कभी हम लोग इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक और कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस भी लेते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिससे मैंने क्वेश्चन को पुट किया है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से हमने आज के क्वेश्चंस को लिया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच एनिमल हैव डेवलप्ड द कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आप सभी को पता होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है हाइड्रा एंड स्टारफिश। रीजनरेशन क्या होता है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और एक नाम जब भी रीजनरेशन का आता है तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट रीजनरेशन की पावर आपको देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा इसमें रीजनरेशन पावर है जो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है, स्टार फिश में भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। रीजनरेशन का सिंपली मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने आप को वापस से जेनरेट कर पा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पोरुलेशन अकर इन। अब स्पोरुलेशन क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्पोरुलेशन का मतलब होता है स्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो किस ऑर्गेनिज्म में स्पोर बनेगा। अब ये स्पोर जो होते हैं एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं और यही स्पोर आपके सेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे जब एल्गी और फंजाई पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि इस तरीके से एसेक्सुअल सेक्सुअल स्पोर आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पोरुलेशन किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। अर्थ फॉर्म तो आपका एनेलिडा हो जाता है। क्या अर्थ एनालिडा के अंदर हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है? नहीं मिलती। स्पॉन्जिला हमारा पोरीफेरा से बिलोंग करता है, इसमें हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल रही है? नहीं। हाइड्रा और स्टारफिश में हमें स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिल रही है? नहीं। तो हमारे पास स्पोरुलेशन अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। अमीबा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसको हम लोग इमोर्टल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। इमोर्टल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अमीबोइटिक सेल होती है उसमें सेल डिवीजन इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। यानी कि सेल जब डिवाइड करती है तो इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं सेल डिवाइड होने के साथ साथ इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीजन है। चाहे इसका सेल ग्रोथ कह लो चाहे इसका सेल डिवीजन कह लो, अमीबा के अंदर वही होता है। तो जब ये सेल डिवाइड होगी, ये डिवाइड होके दो नई डॉटर सेल्स बना लेती है, तो हम कहते हैं कि जो अमीबा है वो इमॉर्टल सेल है। ठीक है, क्लियर। आई होप आपके लिए इजी और सिंपल वे में मैं थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर पा रही हूँ। एक सेकंड, हमने कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं किया? बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय रूट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा। हम जब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीन आते हैं। एक होता है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फिर होता है हमारे पास वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें रूट की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी बॉडी पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे उसका रूट हो, चाहे उसकी लीफ हो, ये कोई भी बॉडी पार्ट अगर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रूट रूट की हेल्प से आपको कहाँ देखने को मिलता है। ऑक्सैलिस में, ब्रायोफाइलम में, अनियन में, डहेलिया में। तो देखो ऑक्सैलिस में तो रूट से रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा। ब्रायोफाइलम की बात करें तो इसमें लीफ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। अनियन की बात यहाँ पे नहीं हो रही। अच्छा, अनियन के बारे में एक अच्छी चीज क्या है कि इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल रूट आपको देखने को मिलती है। कैसी रूट देखने को मिलती है? कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। अनियन के अलावा सेफ्रन के अंदर भी हमें कॉन्ट्रेक्टाइल रूट देखने को मिलती है। अब लास्ट हमारे पास बच जाता है डहेलिया। यही हमारा ऑप्शन सही है और करेक्ट आंसर भी है। डहेलिया के अंदर एक स्टार्च मिलता है जिसे हम कहते हैं इन्यूलिन। तो इन्यूलिन स्टार्च भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है विच प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय रूट। तो डहेलिया है हमारे पास जो वेजिटेटिवली रूट से रिप्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन गैमीट्स। गैमीट्स की बात कर रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है गैमीट्स का नेचर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि यहाँ पर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। वन सेट का मतलब मान लीजिए हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी कि हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है, यानी कि हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, हैप्लॉइड का सिंपली मतलब होता है कि हमारे पास एक ही सेट है, एक ही सेट का मतलब 23 क्रोमोसोम है, पेयर में नहीं है, वो सिंगली ही प्रेजेंट है। ठीक है, डिप्लॉइड का सिंपली मतलब क्या होता है 2n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n और टेट्राप्लॉइड 4n होता है। आई नो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल होगा, बट हम लोग सिंपल से लेके चल रहे हैं, ऑफ कोर्स इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, इसमें एक चीज तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखी कि जो अमीबा है जब भी ये रिप्रोड्यूस करता है तो इसका रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक तो हमने अभी पीछे एग्जांपल देखा कि ये स्पोरुलेशन करता है। स्पोरुलेशन का मतलब है ये स्पोर का फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन कराता है, राइट। दूसरा हम क्या देखते हैं, जब भी अमीबा की बात आती है तो अमीबा के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे देखा जाता है, 2 कंडीशन हो सकती है, या तो है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब जब किसी भी तरीके की स्ट्रेस की कंडीशन नहीं है, या फिर हमारे पास दूसरी कंडीशन होगी अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है और फेवरेबल कंडीशन है तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन है तो यही हमारा अमीबा, ये अमीबा फेवरेबल कंडीशन के अंदर बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म करता है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होगा, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, ये आगे डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना लेगी, इसे हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी फ्यूजन कह रहे हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो अमीबा होता है ये क्या करता है, ये मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म करता है, राइट। अब मल्टीपल फ्यूजन के लिए भी ऐसे नहीं है डायरेक्टली मल्टीपल फ्यूजन परफॉर्म करेगा, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो आपको पता है अमीबा के पास एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं शूडोपोर्स, इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शूडोपोर्स होते हैं ना, यस शूडोपोर्स होते हैं, शूडियोपोर्स। तो मल्टीपल फ्यूजन से पहले अनफेवरेबल कंडीशन में पहले इसमें क्या होगा, हम देखते हैं एंसिस्टेशन होगा, और एंसिस्टेशन के बाद इसमें स्पोरुलेशन होगा, और स्पोरुलेशन भी मल्टीपल फ्यूजन की हेल्प से होगा। अब एंसिस्टेशन क्या है, एंसिस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब ये अपने अराउंड, मान लो ये हमारा अमीबा है, ठीक है, इस अमीबा के अराउंड 3 लेयर बन जाएगी, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाएगी। ठीक है, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो ये जो कवरिंग है ये 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये हो गया हमारा एंसिस्टेशन। और इसको सिक्रीट किसने किया, इसी अमीबा ने सिक्रीट किया। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने शूडोपोर्स को रिलीज कर देता है एंड ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेता है और अपने अराउंड कुछ कवरिंग सिक्रीट कर लेता है, कितना, ट्राई लेयर्ड कवरिंग बना लेता है, 3 लेयर की कवरिंग बना लेता है, उसको हम कहेंगे एंसिस्टेशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जो अमीबा है ये बहुत सारे छोटे 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 पोर्स बना लेगा मल्टीपल फ्यूजन की हेल्प से, और देन उनको एंसिस्टेशन यानी कि जो सिस्ट बना था, जो हमारी कवरिंग बनी थी, इनका बस्टिंग हो जाएगा और सारे अमीबा हमारे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप बता सकते हो कि अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फ्यूजन भी करेगा, स्पोरुलेशन भी करेगा। बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म करता है और स्पोरुलेशन अनफेवरेबल कंडीशन में परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन विच मैथड सूडोपोडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, किस मेथड में सूडोपोडियोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड में मैंने कहा कि अमीबा जो है वो मल्टीपल फीजन परफॉर्म करता है, मल्टीपल फीजन परफॉर्म करता है कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फीजन से वो सूडोपोडियोस्पोर की ही फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो स्पोरुलेशन से स्पोर बन रहे हैं उनको हम सूडोपोडियोस्पोर्स कह देते हैं। तो अमीबा में बनेंगे, और कैसे बनेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन से, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब बनेंगे वाया मल्टीपल फीजन से। क्लियर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, प्लेनेरियाज मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक आर इट्स एबिलिटी टू, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। प्लेनेरिया का जब भी हमारे दिमाग में नाम आए तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, दैट इज रीजनरेशन की पावर। प्लेनेरिया वो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सबसे ज्यादा हायर रीजनरेशन पावर होती है। तो जनरेट बायोल्यूमिनेसेंस ये तो होगा नहीं, सर्वाइव विदाउट एयर, भैया विदाउट एयर, क्योंकि ये एरोबिक है तो विदाउट एयर तो सर्वाइव नहीं करेगा। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है मुझे बताइए, हाइबरनेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज हाइबरनेशन। ठीक है, आगे अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, राइट। The property of an undifferentiated cell that has the potential to develop into an entire plant is called, कि undifferentiated cell का प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है जो उसको ये पोटेंशियल देता है कि वो डेवलप हो सकता है एंटायर प्लांट, यानी कि एक अनडिफरेंशिएटेड सेल से पूरा का पूरा प्लांट बन जा रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या इसे हम बडिंग कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं, सब पोटेंसी कहते हैं, टोटी पोटेंसी कहते हैं। वेरी सिंपल, टोटी पोटेंसी है। टोटी पोटेंसी ये वो एबिलिटी होता है किसी भी अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो उसे इंटायर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि ह्यूमन का जो जायगोट होता है, ह्यूमन का जायगोट क्या है, क्या ये टोटीपोटेंट है, क्या ये मल्टीपोटेंट है, क्या ये प्लूरीपोटेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन भी देती हूं इसमें, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, टोटीपोटेंट और यूनिपोटेंट। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से कौन सी टाइप की पोटेंसी शो करता है ह्यूमन का जायगोट। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमाइंड बाय, कि रूट और शूट का डेवलपमेंट कैसा होगा, कि कौन डिटरमाइन कर रहा है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। तो देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर में दो हमारे ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स या कहें दो ऐसे ग्रोथ हार्मोन होते हैं जिनका अमाउंट प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या कहें एक कैलस को उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कैलस का डिफरेंशिएशन कैसे होने वाला है, ये ग्रोथ हार्मोन ही हमारे डिसाइड कर रहे हैं। अभी कौन से दो ग्रोथ हार्मोन है, इन ग्रोथ हार्मोन का नाम है, एक है हमारे पास ऑक्सीन और दूसरा है हमारे पास साइटोकाइनिन। ठीक है, ये दो हार्मोन है जो रेगुलेट करते हैं। होता क्या है, जब ऑक्सीन का रेशो, ऑक्सीन मेनली हमारा कहाँ पे एपिकल टिश्यू में प्रोड्यूस होता है, मेनली इसका प्रोडक्शन रूट के अंदर देखने को मिलता है। ऑक्सीन टू साइटोकाइनिन रेशो है जो डिटरमाइन करता है कि रूट का डेवलपमेंट होगा या फिर शूट का डेवलपमेंट होगा। अगर ऑक्सीन टू साइटोकाइनिन रेशो ज्यादा है, ठीक है, क्या है ये ज्यादा है, मतलब ऑक्सीन का अमाउंट ज्यादा है और ये ज्यादा है तो रूट का इनिशिएशन होगा, रूट का डेवलपमेंट होगा। वहीं अगर ऑक्सीन टू साइटोकाइनिन रेशो कम है तो यहाँ पर हमें शूट की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। सो इसी के ऊपर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन के रेशो पे डिपेंड करता है कि रूट डेवलपमेंट होगा या शूट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और एक और चीज इसमें तीसरी कंडीशन भी होती है, अगर ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशो इज इक्विवेलेंट टू 1 होता है तो हमारा जो कैलस होगा ये कैलस अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहेगा।
ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा, उसमें किसी भी तरीके की डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। कैलस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। ठीक है, तो ये तीन केस आप याद रखेंगे कि अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो 1 रहता है तो कैलस अनडिफ्रेंशिएटेड रहेगा, अगर ये ज्यादा है तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा, कम है तो साइटोकाइनिन का डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर? आगे देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ डिवीजन हैपन इन यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? क्या उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडाइनल, पेरिफर या रेडियल? तो आप देखोगे यूग्लिना के अंदर जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे या डिवीजन पढ़ोगे तो उसमें लॉन्गिट्यूडाइनल टाइप का डिवीजन हमें देखने को मिलेगा। The plant which bear only one kind of spores, एक ही तरह के स्पोर्स हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, आप उसमें कीवर्ड को फाइंड आउट करिए। तो इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है कि सिर्फ एक ही तरीके के स्पोर्स हैं। तो ड्यूरिंग अ स्पोरोफिटिक स्टेज, अब ये भी देखो स्पोरोफिटिक स्टेज, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या हम उसे स्पोर कहेंगे, हेट्रोस्पोर कहेंगे, होमोस्पोर कहेंगे, गैमीट्स कहेंगे? बताइए। तो वन काइंड ऑफ स्पोर्स है, एक ही तरीके के स्पोर बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस बोलेंगे, है ना? अच्छा आप बताइए, होमोस्पोरस कौन से ऑर्गेनिज्म है प्लांट किंगडम के अंदर, और हेट्रोस्पोरस कौन है? हेट्रोस्पोरस कौन है? ठीक है, देखिए प्लांट किंगडम को हम लोग डिवाइड करते हैं थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म्स में, है ना? तो होमोस्पोर्स कौन से होते हैं? लोअर से स्टार्ट कीजिए, तो हमारे पास होमोस्पोर्स में आएगा एल्गी, होमोस्पोर्स में आएगा फंजाई, एक सेकेंड, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। यस, तो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, या आप इसी को कहेंगे थैलोफाइटा। ठीक है, ये हमारे क्या है? होमोस्पोर्स है, और इसी में हमारे होमोस्पोर्स के अंदर आएंगे टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो दोनों में आते हैं, यानी कि ये होमोस्पोरस भी है और ये हेट्रोस्पोरस भी है, दोनों तरीके के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। वहीं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये हमारे पास ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, राइट? तो हमारे पास अभी क्लियर हो गया, होमोस्पोर जब एक ही टाइप के स्पोर बन रहे हो, हेट्रोस्पोर जब दो टाइप के स्पोर बन रहे हो, और किनके अंदर? प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट्स हमारे होमोस्पोरस है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स हमारे हेट्रोस्पोरस है, लेकिन टेरिडोफाइट होमो प्लस में हेट्रो दोनों होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द प्लांट विच बियर ओनली टू टाइप ऑफ हेट्रोस्पोर्स। अरे भैया यहीं पर आपने बता दिया, हेट्रोस्पोर्स यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं, तो आंसर हमारा हेट्रोस्पोर्स हो जाता है। और इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि अगर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं उसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन के टाइम पे, तो डेफिनेटली वहां पर हेट्रोस्पोर्स आएगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेरिडोफाइट। अभी हमने डिस्कस किया कि टेरिडोफाइट में होमो और हेट्रो दोनों होते हैं, इसमें होमो प्लस हेट्रो दोनों कंडीशन होती है। वही जिम्नोस्पर्म के अंदर हेट्रोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन दोनों का बताइए, तो हमारे पास आ जाएगा सोमेटिक स्पोर्स, हेट्रोस्पोर्स। यस, हेट्रोस्पोर्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स भी हमारे हेट्रोस्पोरस है, और हमारे टेरिडोफाइट के अंदर तो होमो और हेट्रो दोनों तरीके के स्पोर्स बनते हैं। In which plant stem is used for vegetative propagation of the plant। यानी कि पीछे हमने रूट की बात करी थी, रूट हमने किसमें देखा था? डहेलिया के अंदर। डहेलिया के अंदर हमारा जो रूट होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पर स्टेम पूछा गया है कि किसमें स्टेम को यूज किया जा रहा है। क्या लेमन और ग्रेप्स में स्टेम यूज होता है, हिबिस्कस एंड मोगरा में, शुगर केन एंड रोज में, मैंगो एंड एप्पल में? तो आपने देखा होगा कि आपने रोज के अंदर तो स्टेम का कट करके आपने उसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके देखा ही होगा घर में। तो इससे हम याद रखेंगे कि शुगर केन है, रोज जो है, इन दोनों के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम होता है।
ठीक है। ऑल्दो हिबिस्कस में भी होता है बट मोगरा में नहीं होता है ना, तो यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन इज सीन। इंटरनल बर्ड कहाँ पे देखने को मिलेगी? अब इंटरनल बर्ड क्या है? इंटरनल बर्ड को हम लोग जेम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये किसका फीचर होता है? ये फीचर है पोरीफेरा का। पोरीफेरा के अंदर जेम्यूल्स बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है। ये भी कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है और ये जेम्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें से आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा हमारा पोरीफेरा का मेंबर है। अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये तो प्रोटोजोन्स में आते हैं, ये तो हो नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता। प्लेनेरिया और हाइड्रा नहीं भाई, इनमें बिल्कुल नहीं। तो स्पॉन्जिला और साइकन ये दोनों ही हमारे पोरीफेरा के एग्जाम्पल है। तो इन दोनों में हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। व्हाट आर इंटरनल बर्ड नॉन एज? अभी हमने बात करी इंटरनल बर्ड को हम लोग जेम्यूल्स बोलते हैं। जीन तो हमारा वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक फंक्शनल प्रोटीन के लिए कोड करता है। क्लोन इज डिफरेंट थिंग, एग्जैक्ट कॉपी को क्लोन कहते हैं। और बर्ड तो जैसे आपको हाइड्रा के अंदर भी बर्ड देखने को मिलती है, ठीक है। तो जेम्यूल्स किसमें मिलेगा? पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलेगा। एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम इसकी जो टोटीपोटेंट सेल्स होती है, इसकी जो स्टेम सेल्स होती है, उनको वहां पर एनक्लोज कर लिया जाता है, ठीक है। तो पोरीफेरा के अंदर जेम्यूल्स बनते हैं। क्लियर? तो आज का ये हमारा शॉर्ट सेशन था। अगर आपको ये सेशन यूजफुल रहता है तो लाइक बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।